नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। पतंजलि वाले कारोबारी बाबा रामदेव इस समय सुप्रीम कोर्ट के घेरे में है। अभी जो मामला चल रहा है वो तो आप सब जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद फर्जी दावों वाली उनकी दवाओं के विज्ञापन टेलीविज़न चैनलों और अखबारों में छपते रहे। इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना माना है। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफ़ी को कबूल नहीं किया है और अब अगली तारीख पर अवमानना का मुकदमा शुरू हो सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उससे भी गंभीर एक मामले की। वो मामला ये है कि बाबा रामदेव ने कोरोना काल में, जब कोविड-19 जैसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया को घेरे हुए थी, तब बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि ने अवैध रूप से अपनी एक दवा का क्लिनिकल ट्रायल करवाया था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना और हो सकता है आपको याद भी हो कि बाबा ने कोरोनिल नाम की दवा बनाने का दावा किया है और उस दवा का क्लिनिकल ट्रायल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। वो क्लिनिकल ट्रायल पूरी तरह से अवैध था, कानून के विरुद्ध था, मानवता के प्रति अपराध था, क्योंकि बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी औपचारिक स्वीकृति के जिन जिम्मेदार विभागों से ऐसे ड्रग ट्रायल की इजाज़त दी जाती है, बिना उस तरह की किसी इजाज़त के बाबा रामदेव ने अपनी दवा का ट्रायल करवा लिया था। उसके बाद बहुत शोर मचा, ट्रायल तो रुका, लेकिन बाबा ने अपनी दवा बाजार में उतार दी थी। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम एक बार फिर याद दिलाते हैं। हम सब जानते हैं कि 2020 में कोरोना की आमद हुई, हजारों लाखों लोग उसकी चपेट में आए। विज्ञान को, वैज्ञानिकों को, दुनिया में किसी को इसका कोई इलाज नहीं मालूम था, लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने इसकी दवा बनाने का दावा कर दिया। 19 मई 2020 को पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट ने, उनका नाम है अनुराग वार्ष्णेय, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखी गई इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डीन को। और इस चिट्ठी में क्या लिखा गया? पतंजलि के इस संस्थान ने डीन को लिखी चिट्ठी में कहा कि हमारी कंपनी ने, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्राचीन विद्या, प्राचीन आयुर्वेद के ज्ञान के आधार कोरोना की एक दवा बना ली है और इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति दी जाए, यानी मरीजों को ये दवा खिलाकर इसका परीक्षण करने की इजाज़त इस चिट्ठी में मांगी गई। पतंजलि के इस पत्र में एक और मज़ेदार बात थी। इसमें लिखा गया कि श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में चर्चा कर ली है और हमारी कंपनी यानी पतंजलि कोरोना की दवा निःशुल्क देने को तैयार है। आपको याद होगा 2020 में कोरोना की आमद के समय सरकार गिरी थी कांग्रेस की और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे। यानी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं इस चिट्ठी में, क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त मांगते समय वे ये बता रहे हैं कि स्वामी रामदेव की चर्चा मुख्यमंत्री जी से हो चुकी है, स्वास्थ्य मंत्री से हो चुकी है, वे दवा निःशुल्क देने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल की हमें अनुमति दी जाए। अब आगे क्या हुआ वो सुनिए। 19 मई 2020 को पतंजलि की इस चिट्ठी पर इंदौर के तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने 48 घंटे के भीतर इस क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त दे दी और बाबा रामदेव की कंपनी ने इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले एमवाई अस्पताल, महाराजा यशवंतराव
अस्पताल में मरीजों को ये दवा खिलाना शुरू कर दी। इसमें सिर्फ इतना और हुआ कि इजाज़त देते समय कहा गया कि इस दवा के परीक्षण के समय निगरानी के लिए एलोपैथी के डॉक्टर के साथ साथ आयुर्वेद का एक डॉक्टर भी रहेगा, जो कि पतंजलि ने अपने पत्र में भी आग्रह किया था कि उनकी तरफ से एक आयुर्वेद का चिकित्सक उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब इस पर हल्ला मचा, लोगों की जानकारी में आया कि पतंजलि को किसी दवा के परीक्षण की मरीजों पर, इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दे दी गई है, ड्रग ट्रायल की इजाज़त दे दी गई है, तब इस पर बहुत शोर मचा। मैंने खुद उस वक्त सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव के जरिए इस मुद्दे को देश के सामने रखा था। जब बहुत शोर मचा तो इसकी प्रक्रिया रोक दी गई। कुछ मरीजों पर इसका परीक्षण हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसमें जितनी नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई थी उस कारण से कलेक्टर से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए थी। अब इस ड्रग ट्रायल में क्या क्या अनियमितता थी उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस देश में और दुनिया में कहीं भी किसी भी दवा का इंसानों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, किसी भी मरीज के ऊपर सीधे परीक्षण नहीं किया जा सकता। उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया क्या है? सरकारी प्रक्रिया और वैज्ञानिक प्रक्रिया, दोनों आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो यह है, कोई भी दवा जब वैज्ञानिक बनाते हैं तो उसका परीक्षण पहले इंसानों से पहले लैब में होता है। लैब में जानवरों पर उसका प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर गिनी पिग जो होते हैं उन पर इस दवा का परीक्षण होता है। अब गिनी पिग क्या होता है? आमतौर पर हम सब ये समझते हैं कि अफ्रीका में पाए जाने वाला कोई छोटा सा जंतु है जिसे गिनी पिग कहते हैं, लेकिन असल में यह दक्षिण अफ्रीका में बहुतायत से पाया जाता है। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इस पर दवाओं के प्रयोग करना शुरू किए थे। 20 से 25 सेंटीमीटर का बहुत छोटे से आकार का यह जीव है। कालांतर में जब और दवाओं के वैज्ञानिक परीक्षण शुरू हुए, वैज्ञानिकों ने तमाम सारी दवाएं परीक्षण के बाद ही बनाई हैं। तो अन्य जीव जंतुओं पर, जैसे चूहों पर, बंदरों पर प्रयोग किए जाने लगे। और आम बोलचाल की भाषा में किसी भी दवा का जब परीक्षण होता है, जिस जानवर पर, जिस जीव जंतु पर उसका परीक्षण किया जाता है, आम बोलचाल की भाषा में उसे गिनी पिग ही कहते हैं। तो पहले लैब में परीक्षण होगा, जानवरों पर परीक्षण होगा, उसके बाद इंसानों पर किसी भी दवा का परीक्षण किया जाएगा। लेकिन इंसानों पर, मरीजों पर ड्रग ट्रायल के कुछ नियम हैं। हर देश में उसके नियम होते हैं, हमारे देश में भी उसके कुछ नियम हैं, वर्षों से हैं। लेकिन उनमें 2019 में नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। संशोधित नियमों को नाम दिया गया है ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019। इन नियमों के बाद सरकार ने यह तय किया कि कोई भी दवा कंपनी कोई दवा बनाएगी और अगर उसे बाजार में लाना है तो दवा के परीक्षण के लिए वो सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में दरखास्त देगी, इसकी इजाज़त के लिए एप्लीकेशन देगी। पहले नियम था कि 90 दिन में इस तरह के किसी भी आवेदन का निराकरण होना होता था, लेकिन नियमों में परिवर्तन के बाद इस अवधि को 30 दिन कर दिया गया। यानी 30 दिन के अंदर सरकार को इसका निराकरण करना है, इजाज़त देनी है या नहीं देनी। दवा कंपनी की ये एप्लीकेशन, ये फरियाद स्वास्थ्य मंत्रालय ICMR को भेजेगा। ICMR इसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को भेजेगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया गुण दोष के आधार पर दवा के परीक्षण की इजाज़त देगा। लेकिन इसके साथ साथ एक पाबंदी और होगी। वो पाबंदी ये है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के तहत एक एथिक्स कमेटी होगी जिसमें विशेषज्ञ होंगे, डॉक्टर होंगे। वो किसी भी दवा के ट्रायल की निगरानी करेगी, उसकी निगरानी में ही यह ड्रग ट्रायल होगा। इसके अलावा सरकार ने एक बहुत ही आवश्यक पाबंदी भी लगाई है। एक नियम इसमें यह भी लगाया है
कि अगर किसी दवा के परीक्षण से किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है या किसी तरह की स्थायी या अस्थायी अपंगता उसके शरीर में आ जाती है, मान लीजिए दवा के ट्रायल में किसी मरीज की, किसी इंसान की मौत हो गई या उस दवा के परीक्षण के दौरान किसी भी तरह की अपंगता उसके शरीर में आ गई, हो सकता है उसकी आंख चली जाए, उसको दृष्टि दोष हो जाए, हो सकता है उसे लकवा मार जाए, हो सकता है उसके ब्रेन में कोई तकलीफ हो जाए, कोई मानसिक विकार उसके मस्तिष्क में आ जाए, शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे। तो ऐसी स्थिति में, इन सभी स्थितियों में मरीज की मृत्यु होने पर, मरीज के शरीर में स्थायी या अस्थायी अपंगता आने पर दवा कंपनी को हर्जाना देना होगा। अगर मृत्यु होती है तो बड़ा जुर्माना देना है, अपंगता होती है, कोई बीमारी उसके शरीर में आ जाती है, तो दवा कंपनी की जिम्मेदारी है कि उस मरीज का इलाज करवाएगी और इलाज के साथ साथ जुर्माना भी मरीज के परिजनों को देगी। मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को हर्जाना दिया जाएगा, अपंगता होने पर उसका इलाज कराया जाएगा और हर्जाना भी भरना पड़ेगा। बाबा रामदेव की दवा के मामले में हैरत अंगेज बात यह है कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट ने इस प्रक्रिया को दूर दूर तक नहीं अपनाया। उसने कोई आवेदन स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं दिया, उसने सीधे मेडिकल कॉलेज को दरखास्त दी। मेडिकल कॉलेज ने कलेक्टर के निर्देश पर, तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर यह इजाज़त दे दी। इसके अलावा ड्रग ट्रायल की जो इजाज़त देना है उसमें यह शर्त भी है कि जिस मरीज पर इसका ट्रायल किया जा रहा है, दवा जिस मरीज को परीक्षण के लिए दी जा रही है, उस मरीज और उसके परिजनों को इसके सारे गुण दोष बताने पड़ेंगे, इसके नफ़ा नुकसान बताने होंगे। दवा कंपनी मरीज को बताएगी कि दवा का परीक्षण किया जा रहा है, इससे आपको किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है और मरीज की सहमति मिलने पर ही दवा का परीक्षण किया जा सकता है। बिना सहमति के किसी मरीज को उसे धोखे में रखकर बिना जानकारी के किसी भी दवा का परीक्षण नहीं हो सकता। कोई ड्रग ट्रायल दुनिया में मरीज की सहमति के बिना नहीं हो सकता, लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी ने, बाबा रामदेव ने अपनी दवा कोरोनिल का परीक्षण बिना मरीज की सहमति के शुरू करवा दिया। इस मामले में इंदौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। आइए सुनते हैं अमीनुल खान सूरी क्या कह रहे हैं, जो कि खुद एक डॉक्टर भी। काल के समय इंदौर कलेक्टर बन के आए मनीष सिंह जी ने अपने मन से फैसले लिए, जो उनको अच्छा लगा, पूरा तानाशाह पूर्वक इंदौर को चलाने का काम किया। मुझे मेरे कुछ पत्रकार साथियों से जानकारी मिली कि बाबा रामदेव की कंपनी को इंदौर में क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन दे दी गई। मैंने जब उसमें जानकारी एकत्रित की, जब मैंने मेरा प्रेस नोट जारी किया, सवाल पूछे, तो पहले तो कलेक्टर महोदय इधर उधर मूव करने लगे, फिर उन्होंने उसको नकार दिया। जब बात सामने आई, पतंजलि का एक लेटर सामने आया जो 19 तारीख को उन्होंने लिखा, जिसमें वो लिख रहे हैं, परमिशन नहीं मांग रहे कि हमने दवाइयां इंदौर के लिए भेज दी हैं। इंदौर के स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री से हमारी बात हो गई है, हमें परमिशन दी जाए। जो एमजीएम की उस समय डीन थी तत्कालीन, उन्होंने परमिशन देने का काम किया। मैंने सवाल उठाया क्योंकि इस तरह की क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन डायरेक्ट मरीजों पे नहीं मिल सकती। आप इंदौर के कोरोना के मरीजों को गिनी पिग्स मत बनाइए, क्योंकि इस तरह की एक स्टेज वाइज पद्धति होती है कि पहले बैक्टीरियाज पे होता है, फिर गिनी पिग्स पे होता है, फिर मानव पे होता है। पर यहाँ डायरेक्ट मानव पे किया गया, उन कोरोना मरीजों पे किया गया जिनकी 20 से 30% ऑक्सीजन सेचुरेशन था। और बार बार ये बात उठाने के बाद में, जब मैंने इसे बार बार उठाया, तब जाके कलेक्टर महोदय ने वो परमिशन निरस्त करने का काम किया। ट्रायल की जो पूरी प्रक्रिया है, दुनिया भर में जिस तरह से वैज्ञानिक शोध के बाद ड्रग ट्रायल होते हैं, उसके बारे में एक और विशेषज्ञ से बात करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे। डॉक्टर अरविंद दुबे देश के जाने माने रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे तफसील से जानते हैं कि कोई दवा जब वैज्ञानिक और आविष्कारकर्ता बनाते हैं तो वो किस प्रक्रिया से गुजर कर मरीजों तक पहुंचती है। आइए सुनते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे। किसी भी ड्रग की ट्रायल की 5 फेजेस होती हैं, 0,
to 4। ज़ीरो फेज़ में लेबोरेटरी में ड्रग बनाने के बाद ये परीक्षण किया जाता है कि उस ड्रग में जो भी कंपाउंड्स, पदार्थ या उसके जो भी केमिकल्स हैं, क्या वो उतनी ही मात्रा में हैं जितनी मात्रा में कि बनाए गए थे। इसी ज़ीरो फेज़ में उस ड्रग को सबसे पहले मनुष्यों पर नहीं, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पर, जो गिनी पिग्स हो सकते हैं, रैट्स हो सकते हैं, बंदर भी हो सकते हैं, खरगोश भी हो सकते हैं, इनको स्वस्थ एनिमल्स को ये ड्रग देकर 1 से 6 महीने तक ये देखा जाता है कि इस ड्रग का कोई प्रतिकूल असर तो नहीं है। इसके बाद इन एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, यानी मार दिया जाता है, और मारने के बाद उनके शरीर की अंगों की हर टिश्यू का माइक्रोस्कोपी से परीक्षण किया जाता है कि कोई बहुत सूक्ष्म प्रभाव तो कहीं इस दवा ने उनके टिश्यू यानी ऊतकों पर नहीं डाला है। जब यह ट्रायल कंप्लीट हो जाती है तो इसी ज़ीरो ट्रायल में दोबारा एनिमल्स के एक समूह को यह दवा देकर उन्हें प्रेग्नेंट कराया जाता है, गर्भाधान कराया जाता है, और उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसका परीक्षण किया जाता है कि कहीं ये गर्भस्थ शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डालती। जब ये निर्धारित हो जाता है कि ये दवा जिस पशु पर या एक्सपेरिमेंटल एनिमल को दी जा रही है उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती, उसकी संतान पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती, तब इस दवा को मनुष्यों पर परीक्षण के लिए उचित माना जाता है। मनुष्यों के परीक्षण में जिस भी बीमारी के लिए दवा बनी है, पहले उसमें उपयोग ना करते हुए फेज़ 1 ट्रायल में 10 मनुष्यों का समूह लिया जाता है जो पूर्णतः स्वस्थ हों, उनका बीमा किया जाता है, उनसे पूर्ण सहमति ली जाती है कि वो इस परीक्षण के लिए तैयार हैं और किसी भी नुकसान की दशा में वो दवा कंपनी या वो उत्पादनकर्ता जो उस दवा को बनाता है उनकी क्षतिपूर्ति का उनके साथ अनुबंध करता है। 10 मनुष्यों के समूह में जब एक निर्धारित समय जो कि 6 माह से 1 वर्ष तक हो सकता है, इस दवा का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो फेज़ 2 ट्रायल में 100 मनुष्यों का समूह लिया जाता है और 100 मनुष्यों के समूह को, स्वस्थ 100 मनुष्यों को यह दवा पुनः दी जाती है और उनका भी 6 महीने से 1 साल तक का फॉलोअप किया जाता है कि उन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं है। जब ये दोनों बातें तय हो जाती हैं तो हम फेज़ 3 ट्रायल में आते हैं, जिसमें कि उस बीमारी से ग्रसित मनुष्यों को, जिसके लिए कि ये दवा बनी है, 25 से 100 की संख्या में ऐसे बीमार मनुष्यों को यह दवा दी जाती है और ये परीक्षण किया जाता है कि इस दवा से उन्हें क्या लाभ हुआ। यदि उन्हें इस दवा से लाभ होता है तो फिर फेज़ 4 ट्रायल में आते हैं, जिसमें अधिकतम 1000 रोगियों के ऊपर इस दवा को उपयोग करके ये पता लगाया जाता है कि दवा कितने प्रतिशत लोगों में फ़ायदा पहुंचाती है, कितने प्रतिशत लोगों में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती, कितने प्रतिशत लोगों में इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। जब यह सारी रिपोर्ट तैयार हो जाती है, इसके बाद दवा कंपनी अपने पूरे परीक्षण के नतीजे ड्रग डिपार्टमेंट को देती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को देती है, जहां से कि उसे ये लाइसेंस प्राप्त होता है कि इस दवा को बाजार में चलाया जा सकता है। इस तरह किसी भी एक दवा को पूर्ण रूप से परीक्षित करके बाजार में लाने में 2 से 3 वर्ष तक लग जाते हैं। इमरजेंसी में कोई भी दवा नहीं बन सकती है। इस सारे हल्ले के बावजूद अपनी कोरोनिल दवा बना ली, जुलाई 2020 में दवा बाजार में उतार दी, विधिवत इसकी लॉन्चिंग हो गई। बाबा रामदेव ने दावा कर दिया कि उनकी दवा कोरोनिल 100% कारगर साबित हो रही है, यानी कोरोना का इलाज करने में उनकी ये दवा, जो कि एक आयुर्वेदिक दवा है, वो पूरी तरह से कारगर दवा है, उससे 100% कोरोना का इलाज संभव है। बाबा रामदेव की दवा के लॉन्चिंग की वो तस्वीरें, वो वीडियो भी आपको याद होंगे,
जिसमें दो केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दूसरे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद थे। आपको यह भी याद होगा उस वक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात पर आपत्ति की थी कि बिना किसी वैज्ञानिक प्रामाणिकता के पतंजलि और बाबा रामदेव ये दावा कैसे कर रहे हैं कि उनकी गोली, उनकी ये दवा कोरोना का शर्तिया इलाज कर सकती है। और उसके बाद आप जानते हैं कि बाबा की दवाओं के साथ, बाबा के तमाम उत्पादों के साथ जो दावे किए जा रहे थे, बाबा रामदेव और उनकी कंपनी जो दावा कर रही थी, उस सब पर IMA की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया, विज्ञापन नहीं रुके रोक के बावजूद, और अब बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पर, उनके सहयोगी बालकृष्ण पर सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलने वाला है। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि बाबा रामदेव और उनकी कंपनी ने इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना इजाजत के, बिना मरीजों की सहमति के अपनी दवा का परीक्षण किया, अपनी दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया। ये अपराध है। हमें देखना होगा कि ये मामला कब अदालत की दहलीज तक पहुंचता है। अब भी इस मामले में अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाए तो बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चल सकता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ विज्ञापनों का नहीं है, सिर्फ झूठे दावों का नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का है। और इसमें जितने लोग लिप्त हैं, जिन लोगों ने वो दवा बनाई, जिन लोगों ने दवा बनाने के लिए अनुमति मांगी, जिन्होंने अनुमति दी, वे सारे लोग, अधिकारी, मंत्री और सरकार, सब इसमें शामिल माने जाने चाहिए। देखना होगा ये मामला कब अदालत की दहलीज तक पहुंचता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।